है। तो हम लोगों ने जो बात किया वो बात हमने यही किया कि क्या होता है राउट्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि हमने आइडियल सोल्यूशन समझा, हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन समझा, इसके बाद से कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि नॉन आइडियल है। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे वो क्या होगा, उनके लिए जो P1 होगा वो P0 इंटू x1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसी तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो या तो पॉजिटिव डिविजन शो करेंगे राउट्स लॉ से, या वो नेगेटिव डिविजन शो करेंगे क्या, राउट्स लॉ से। ठीक है, अब पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउट्स लॉ क्या होता है और नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउट्स लॉ क्या होता है। देखो, पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउट्स लॉ की अगर बात करें, हम इसकी बात करें तो इस वाले केस में क्या होता है कि हमारे पास जो P1 होगा ना, P1 वो ज़्यादा होगा किससे, P0 इंटू x0 से, और P2 होगा इस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू देयर पार्शियल मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और अगर पॉजिटिव डेविएशन में होना है तो वहाँ में क्या होगा, अगर मान लो कि दो कंपोनेंट है, एक पहले मान लो एक सोल्यूशन था ए की बॉन्डिंग थी और एक कंपोनेंट था बी, मतलब दो कंपोनेंट ने बोला है, एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी। ठीक है, तो ए और बी मिला के क्या बना है, ए बी का वो सोल्यूशन बना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए और ए की जो इंटरेक्शन होगा, इनकी जो बॉन्डिंग होगी, और बी का जो इंटरेक्शन होगा, ये क्या होगी, ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, यानी बोल सकते हैं ए और ए का इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा किससे, ए और बी इंटरेक्शन से, और सिमिलरली बी और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा किससे, ए और बी से। यानी हम कह सकते हैं कि ए बॉन्ड बी जो होगा वो उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि ए बॉन्ड ए या फिर बी बॉन्ड बी इनिशियली था। ऐसा कोई सोल्यूशन होता है, ऐसा कोई सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन बोलेंगे, वो सोल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा किससे, राउट्स लॉ से। ठीक है, अब सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, हम कह सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स से अगर बात करें तो कहते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन जो इसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, लेस होगा P1 इंटू x1 से, और जो P0 इंटू x2। ये लॉ को जो फॉलो करेगा वो क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स से क्या आएंगे, और इसीलिए क्या होगा, जब ए बॉन्ड ए का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो वीक होगा किससे, ए बॉन्ड बी से। सिमिलरली जो बी बॉन्ड बी का जो इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा ए बॉन्ड बी से। ये क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स। अब इसके बारे में पढ़ते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, एजियोट्रॉप्स अब तो हम एजियोट्रॉप्स की अगर बात करें तो कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज इन्वॉल्व कांस्टेंट, कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग सेम कंपोजिशन in liquid and vapor phase and boils at constant temperature, boils at constant temperature। देखो मैं फिर से बोलूँ, मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग सेम कंपोजिशन, एक ऐसे लिक्विड का मिक्सचर जिसका क्या हो, जिसमें मतलब सेम कंपोजिशन को लिक्विड का भी और उसके वेपर का भी। ठीक है, और क्या होगा, वो जो मिक्सचर होंगे, वो जो एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होंगे वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर बॉयल तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एजियोट्रॉप्स होते हैं ये स्टोर पार्ट होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप,
इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन से? ये होता है मिनिमम वॉल्यूम इजोटॉप्स, मिनिमम वॉल्यूम इजोटॉप्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम वॉल्यूम अब मिनिमम वॉल्यूम एजोट्रॉप्स क्या होते हैं ये समझते हैं। दोज एजोट्रॉप्स which shows large negative deviation from Raoult's law. Those solutions which shows large negative deviation from Raoult's law is called what? Minimum volume. Sorry, those solutions which shows large positive deviation from Raoult's law is called minimum volume ezotrophs. And those solutions which shows large negative deviation from Raoult's law is called maximum volume ezotrophs. यानी इसमें क्या होगा? मैं लिखता हूँ shows large positive deviation from Raoult's law. ये क्या करते हैं? सोर्स लार्ज, यानी दोनों में लार्ज है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन होगा, ये डेविएशन फ्रॉम Raoult's law. अब क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल निकालेंगे कि अल्कोहल इन वाटर, ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम एजोट्रॉप्स एग्जांपल है। और मैक्सिमम वॉल्यूम एजोट्रॉप्स एग्जांपल क्या है? नाइट्रिक एसिड इन वाटर, ठीक है। ये क्या है? ये मैक्सिमम वॉल्यूम एजोट्रॉप्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि मिनिमम वॉल्यूम एजोट्रॉप्स क्या होता है और मैक्सिमम वॉल्यूम एजोट्रॉप्स क्या होता है। मिनिमम वॉल्यूम एजोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो ये वो एजोट्रॉप्स हैं जो क्या करेंगे, जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन Raoult's लॉ से होता है। मीन्स Raoult's लॉ से इनका पॉजिटिव डेविएशन बहुत ज़्यादा हो तो क्या होंगे? वो एजोट्रॉप्स क्या कहलाएंगे? वो मिनिमम वॉल्यूम एजोट्रॉप्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल अल्कोहल इन वाटर। और मैक्सिमम वॉल्यूम एजोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन होते हैं Raoult's लॉ से होते हैं मिनिमम वॉल्यूम एजोट्रॉप्स है। इसका एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड और वाटर है, ठीक है। एक बार और हमें जानना होगा कि एजोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ये क्या है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है, ये दो या दूसरे लिक्विड्स का मिक्सचर है जिसमें सेम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सेम कंपोजिशन होना चाहिए लिक्विड का भी और उसका वेपर फेज का भी, और वो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो। तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो क्या कहलाएंगे? एजोट्रॉप्स कहलाएंगे। आपने देखा। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट डू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शॉर्ट में समझ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट में मतलब क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसमें क्या है कि हमारे जो सोल्यूशन होता है ना, उसमें सबसे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होते हैं जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड ना करके क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन की ऐसे सोल्यूशन प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं बच्चों? एक्चुअली हमारे सोल्यूशन में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमें पढ़ रहे हैं। एक होता है इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा होता है पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या होता है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है।
तो मैं इन सब की बात करता हूँ कभी। सबसे पहले मैं बात कर रहा था पहले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है उसी की बात करूँगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आधा लिक्विड। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर की बात करें तो आप क्या बताओ कि मान लो कि हमारे पास कोई सोल्यूशन बनाया है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, यानी कि उस सोल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या हुआ, सॉलिड मान लो, तो सॉलिड को अगर तुम धूप में रख दो वेपोराइज हो, एक ऐसा कंपोनेंट जो वेपोराइज ना हो, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो मान लो कि आपका सोल्यूशन में सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, जैसे मान लो चीनी हो गया, पानी में चीनी बोल रहे, तो चीनी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को एज ए सॉल्यूट खोला है, तो जब ऐसा एक सोल्यूशन बनाए तो तुम सोचो कि पानी जब था, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पानी था आपके ग्लास में, तो उसके द्वारा क्या हो गया, अब उस पानी जो है वो लिक्विड फेज में, उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर होने में मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वो वेपोराइज हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो उसमें जो वेपर जो होंगे कुछ मात्रा में, मान लो किसी एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर बन रहा हो, अब जब तुम उसमें क्या तुमने जो सॉलिड डाल दिया, चीनी डाल दिया, तो चीनी डालने के बाद क्या होगा, अब वेपर प्रेशर क्या हो गया, अब पहले चीनी को वो टेम्परेचर चाहिए जिससे चीनी जो है वो सॉलिड से लिक्विड हो गई, उसके बाद फिर से चीनी को टेम्परेचर चाहिए, इससे वो चीनी की जो मॉलिक्यूल जो सोडियम जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो, वो आपका लिक्विड से क्या हो, वो गैस में कन्वर्ट हो, यानी कि हमें अधिक टेम्परेचर चाहिए क्या, उसको वेपोराइज करने, यानी कि अब उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो खुद से इंक्रीज नहीं होने वाला है, वेपर प्रेशर क्या होगा, वहाँ पर डिक्रीज होगा। तो कह सकते हैं कि जब कोई सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट डालते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मान लिया कि आपके पास जब आपका प्योर कंपोनेंट है तो आपका वेपर प्रेशर था P0, इधर वेपर प्रेशर था प्योर कंपोनेंट, और उसमें जो आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालने के बाद जो वेपर प्रेशर हो गया वो P हो गया। ठीक है, तो P0 माइनस P बाई P0 को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसके रिलेटिव इसमें कितना वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुआ है उसको उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, P0 माइनस P अपॉन P0। अब आपको मैंने बताया कि ये किस पर डिपेंड करता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, दिस ओनली डिपेंड ऑन व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में XD कहते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बच्चों होता है आपका मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, यानी कि NB अपॉन Na प्लस NB। अब समझना, यहाँ से मैं लिखता हूँ NB तो ठीक है, लेकिन Na जिस मान लो पानी में, मान लो कि आपके पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में आपने चीनी की मात्रा, उस ग्लास में पानी का जो ग्लास है उससे बहुत कम चीनी की मात्रा होगी, यानी जैसे मान लो मेरे पास एक समुद्र है, ठीक है, उससे एक गिलास पानी निकाल लें, क्या होगा, समुद्र का पानी तो पता होता है, इसको समझ आएगा। वैसे ही जो एक्स यहाँ पे जो Na जो है मतलब मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट होता है, मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है इसके रिस्पेक्ट में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट को Na के रिस्पेक्ट में एज 0 ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ इस एक्सप्रेशन में क्या लिखता हूँ, Na प्लस 0 लिख सकता हूँ, और 0 को नहीं लिख सकते हैं, तो यानी कि हमारे पास क्या मिल गया कि Na अपॉन Nb इक्वल्स टू व्हाट, दिस। ठीक है, इतना आपने समझा होगा शायद। अगर आपने इतना आपने समझा है अगर, तो मैं यहाँ से आपको कह सकता हूँ कि A माइनस P अपॉन P0 इक्वल्स, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपन मॉलिक्यूलर, यानी कि WB बाई MB। ठीक है, A2 अब
अब इसको ऊपर कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मोल्स ऑफ ई कंपोनेंट क्या लिख रहे हैं, हम दे देंगे एम ए इंटू डब्ल्यू ए। ये आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, ठीक है। WBM सही है, ये आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, आपने देखा। अब इसके बाद बच्चों हमें जानना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया। अब क्या हम जानेंगे, इसके बाद हम जानने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बात बताइए, आप जब वाटर में शुगर उसमें डालेंगे तो पहले वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। निश्चित रूप से जब शुगर डालेंगे तो शुगर को पहले लिक्विड पे कन्वर्ट होगा, फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा, यानी उसको बॉइल करने में टाइम लगने वाला है, तो और टेम्परेचर भी ज़्यादा लगने वाला है, तो बॉइलिंग पॉइंट को हम इंक्रीज कर देंगे। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डालते हैं तो जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इलेवेट होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब कितना चेंजेस, कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से उसको दिखाते हैं, और इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, टी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या होता है, इसमें क्या होगा कि कितना टेम्परेचर हो गया है, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि टीवी माइनस टी नॉट, टीवी माइनस टी नॉट बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये जो है टी माइनस टी नॉट, कहते हैं डेल्टा टी जो होता है वो किस पर डिपेंड है, इट इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पर दिया हुआ है आपका कीवी इनटू कीवी। कीवी जो है ये कांस्टेंट है, इसको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, या फिर क्रायोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको इसको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोला करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एम क्या है, एम आपका मोलैरिटी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा टी वी इक्वल्स टू मोलैरिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोल्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ दैट सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन के, होता है मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन के, यानी कि एम ऑफ सॉल्वेंट एम ए इंटू 1000, ठीक है। और इंटू क्या है यहाँ पे, के बी। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो कुछ ऐसा आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है 1000 इंटू डब्ल्यू बी डेल्टा टी, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी, 1000 इंटू डब्ल्यू बी इंटू डेल्टा टी बी, और इंटू क्या दिया है यहाँ पे डब्ल्यू ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूट जब हमारे पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे रिलेशन हमारे पास आ चुका है। इसके बाद बच्चों हमें याद है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है,
थर्ड जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कहता है कि अगर डेल्टा टी एफ जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सो इट इज T2 माइनस T1, जहाँ T2 माइनस T2। तो पहला जो फ्रीजिंग पॉइंट तो मान लो कि आपके पास नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डालेंगे T1 माइनस T2। अगर आप नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डालते हैं तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसको लिक्विड को फ्रीज होना था, उसको सॉलिड बनना था। और जब आप कुछ सॉलिड कंपोनेंट डाल देंगे पहले से ही, तो अब तो कुछ तो पहले से सॉलिड बन गया, तो अब तो उसको सॉलिड बनने के लिए टोटल अमाउंट का कम प्रतिशत बचा हुआ है उसको सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए। तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीमेंट आता है। इसके रिस्पेक्ट में तो जब प्योर सॉल्यूशन था उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे कम फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। कब हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन को। जैसे मान लो सिर्फ पानी को वो करना, फ्रीज करना, और एक बार पानी में चीनी डालकर फ्रीज करना, तो पाओगे कि पानी में जिस पानी में चीनी डाले हो उसको फ्रीज करने में तुम्हें कम टेम्परेचर फ्रीज हो गया है, और सिर्फ पानी को फ्रीज करने में तुम्हें ज़्यादा टेम्परेचर लगा है। यानी कि कह सकते हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन बनाया है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कहते हैं कि डेल्टा टी एफ जो होगा ना वो क्या होगा, इज इक्वल टू कि एफ इंटू एम के बराबर होता है, जहाँ एम क्या होता है आपका मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी, ठीक है, एम क्या होता है, मोलैलिटी होता है। ऐसे मैंने ये बता दिया आपको। और क्या क्या होता है, क्रायोस्मोटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से एक टर्म आता है आपका ये क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। कहते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है। प्रेशर इतना प्रेशर लगाओ जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्द में बोलते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन साइड में, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन साइड जाने से रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्द बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्रिया को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करता है एक्सटर्नली उसका क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये भी क्या करता है, डिपेंड करता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पे, कितना सॉल्यूट हमने डाला है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई दिखाते हैं, पाई का क्या होता है, CR ये होता है, जहाँ C है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम कह सकते हैं पाई क्या है, पाई को ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो पाई को CRT, C क्या है, मोलैलिटी, यानी ये क्या m by v हो जाएगी, n by v इक्वल टू RT, ठीक है। अब यहाँ से पाई क्या है, प्रेशर है, ठीक है। तो यानी कि पाई v इक्वल टू nRT, तो पाई जो प्रेशर है, सॉरी पाई जो प्रेशर है, यानी कि नेचुरल क्या है, PV इक्वल टू nRT, हमने यहाँ से डिराइव कर दिया है। PV इक्वल टू nRT हम ऑस्मोटिक प्रेशर से आसानी से डिराइव कर पाते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT के बराबर होता है, जहाँ C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, R इज द गैस कांस्टेंट और T इज द टेम्परेचर इन केल्विन होता है। तो हमने चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा। पहला RLVP, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जहाँ पे हमने देखा कि P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू व्हाट, XV। दूसरा था हमारा रिलेटिव लोडिंग इन, पहला क्या था, RLVP था, RLVP जो था वो क्या था, पहला था। इसके ऊपर क्या होगा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू XV, ये पढ़ा। अब ये तो पहला था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी की जो है वो क्या था, वो इक्वल्स था केपी इंटू एमटी। ठीक है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू टीएफ इंटू एम, और चलता क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू सी आर। अब क्यों एक होता है वन ऑफ फैक्टर, वन ऑफ फैक्टर। अब वन ऑफ फैक्टर क्या है? एक वन ऑफ फैक्टर ऐसा है ना कि देखा गया कि मैं इसको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, जैसे मैं बोल सकता हूँ एसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड अगर है तो एसिटिक एसिड अगर हमने बोला है पानी में, तो एसिटिक एसिड क्या होता है, आपको बेजमान आपने 10 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड आपने बोला है, तो आपको लगेगा कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे, इसके द्वारा जो कितने, इसके द्वारा जो मोल्स ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने हैं, वो आपके पास 10 होंगे, अंदर 10 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन आप भी होंगे एसिटिक एसिड क्या करता है, वो पानी में जाने के बाद डाइमर फॉर्म कर जाते हैं, डाइमर फॉर्म करके 2 एसिटिक एसिड मिलकर एक बन जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको तो लगेगा कि आपके पास 10 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन अंदर जाके क्या हो गया, वो 5 ही हो गए। तो इस चीज़ों को जैसे कि हम जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके कुछ डिफरेंट फॉर्मेशन होने के कारण उसका जो नंबर ऑफ जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है वो चेंज हो जाती है। अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाती है तो हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, वो जो हम अपने अकॉर्डिंग जो 10 सोचे जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे होंगे, वो क्या होगी, वो गलत होगी एक्चुअल वैल्यू से। तो इसलिए क्वांटम फैक्टर ने एक इंट्रोडक्शन किया आई का, जो हमें बता दे रहा था कि कितने नंबर ऑफ आपके पास क्या है, कितने का डिक्रीमेंट या कितने का इंक्रीमेंट हुआ है उस कंपोनेंट को मिलाने से, मीन्स आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट फाइंड पाकर किसके वजह से, क्वांटम फैक्टर से, इसको आई से दिखाते हैं। अब क्वांटम फैक्टर जो है वो क्या है, उसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, तो कहते हैं कि क्वांटम फैक्टर इक्वल्स टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। मीन्स नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो था उसको जितना मॉलिक्यूलर मास हमें ऑब्जॉर्व हुआ सॉल्यूशन बनाने के बाद, उन दोनों का रेशियो जो होगा ना, वही क्या है, क्वांटम फैक्टर है। तो कहा गया कि रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज क्वांटम फैक्टर। एंड फॉर अ एसोसिएशन, जैसे मान लो कि अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो एसोसिएशन हो रहा है, मीन्स चीज़ जाके जुड़ रही है उसमें। जैसे अभी मैंने देखा डाइमर फॉर्मेशन हो रहा था एसिटिक एसिड जब हम पानी में बोल रहे थे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो क्वांटम फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। फिर बोल रहा हूँ, जब भी एसोसिएशन होगा सॉल्यूशन में तो क्वांटम फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, यानी आई की वैल्यू 1 से कम होगी। और जब भी जैसे मान लो कभी क्या होता है, चीज़ों का डिसोसिएशन होता है, अगर सॉल्यूशन बनने के बाद कोई चीज़ डिसोसिएट हो रही है, टूट रही है, टूट के 1 से 2 हो जा रही है या फिर 3 हो जा रही है, तो वहाँ पर जो क्वांटम फैक्टर की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है। तो बाद में कहा गया कि हमें इन सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को सही से जांचने के लिए हमें एक फैक्टर का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, इसमें एक फैक्टर को लगाना पड़ेगा जिसे हम क्वांटम फैक्टर के बारे के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम बात करें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ आई, क्वांटम फैक्टर क्या हो जाएगा, P0 minus P और P0 equals to I into XP पहला, और टेंटेटिव एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू I into Kb into M। वैसे ही क्या होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा I into Cr2 और जब I लेते हैं इसमें भी जो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू I into Kf into M हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा। अब इस तरीके से आपका जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट चैप्टर से पढ़ा दिया इन वन शॉर्ट वीडियो। उसको आप देखें और देख के आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। आपके बोर्ड के एग्जाम, 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और अभी पहला जो एग्ज़ाम होगा आप सारे
12th एस्पिरेंट जितने भी 12th स्टूडेंट हैं, इन सभी के लिए पहला जो एग्जाम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कुछ होगा तो सोल्यूशन ही होगा। और सोल्यूशन बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन, बहुत इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से न्यूमेरिकल पूछना है, इस फाउंड्री या फिर इस फाउंड्री से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देगा। हो सकता है कि वो वाटर फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया हो, मैं इस नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे तो समझ जाएंगे, या फिर वाटर फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके भी पूछ सकता है। लेकिन बहुत टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से पूछ जाते हैं। मैं 100% दावा कहता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में हर साल में 90% कन्फर्म है कि इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इस बार भी आया है, अगले बार भी आएगा, अगले बार भी आया था, अगले बार भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। और मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करके आप इसको अच्छे से देखें, और अगर अच्छा लगे मेरा मेहनत अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे भी चांस थोड़ा सा इंक्रीज करें, मैं भी थोड़ा सा एपिसोड हो गया, मैं आगे वीडियो को भी बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।